यूनिट 2 का ही पार्ट है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। इसमें आगे हम लोग जानेंगे कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध में क्या है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की सामान्य स्थिति, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की विशिष्ट स्थिति, केंद्र राज्य को अधिक शक्तिशाली भूमिका प्रदान करने के कारण, केंद्र की व्यापक वित्तीय शक्तियों की सीमाएं, केंद्र राज्य वित्तीय शक्तियों के विभाजन का विश्लेषण, केंद्र राज्य अधिक वित्तीय स्वायत्तता की मांग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है किस टाइप इसमें क्वेश्चन आएगा। संविधान में वर्णित विधायी और प्रशासनिक प्रावधानों की तुलना में वित्तीय प्रावधान केंद्र को अधिक मजबूती स्थिति प्रदान करते हैं। टिप्पणी कीजिए। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के निर्धारण की संवैधानिक रूपरेखा इस प्रकार की है कि राज्य न चाहते हुए भी केंद्र के अनुदान पर निर्भर हो जाते हैं। इस आलोक में केंद्र राज्य वित्तीय शक्तियों के विभाजन को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन है। केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों में आय ह्रास का महत्वपूर्ण कारण वित्तीय संबंध है। व्याख्या कीजिए। वर्तमान में केंद्र और राज्य के मध्य तनाव के मुख्य कारण क्या है। वित्तीय शक्तियों का केंद्र के पक्ष में विभाजित होना। पिछले वर्ष से पश्चिम बंगाल, पंजाब जैसी गैर भाजपाई दलों वाली सरकार, राज्य सरकार केंद्र पर वित्तीय सहायता के मामले में भेदभाव का आरोप लगाती है। हमेशा राज्य सरकार की हमें ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। इसके अलावा ही इसी वर्ष 15वें वित्त आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे फरवरी में संसद में प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट के केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों में सुधार तथा उत्पन्न तनावों को दूर करने की सिफारिश की गई है। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा जीएस पेपर 2 का। हम आज क्या सीखेंगे। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों एवं राजस्वों के वितरण की व्यवस्था को भारतीय शासक अधिनियम 1935 से अपनाया गया। संविधान निर्माताओं को मत था कि केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध लचीले और बदलती परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं को अनुकूल में उनमें आवश्यक परिवर्तन किया जाना संभव है। आर्टिकल 275 और 252। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों एवं राजस्वों के कारण व्यवस्था को भारतीय शासन अधिनियम 1935 से अपनाया गया। संविधान निर्माताओं को मत था कि केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध लचीले हों, बदलती परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुकूल उनमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। यानी 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्र और राज्य का वित्तीय संबंध जो है एकदम ज़्यादा कठोर ना हो, नॉर्मल रहे, ठीक ठाक बना रहे। केंद्र और वित्तीय संबंधों की संवैधानिक व्यवस्था क्या है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 264 से 291 तक केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के संदर्भ में व्यवस्था करता है। यानी आर्टिकल जो 264 से 291 तक केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्तीय संबंध है उसी केवल व्याख्या करता है। स्टेटमेंट में आ सकता है कि वित्तीय संबंध में कौन सा सही है। आर्टिकल 264 से 291 तक केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध का संदर्भ है। कर लगाने के लिए कानून बनाना जरूरी है। आर्टिकल 265 के अनुसार विधि प्राधिकार के बिना कोई कर लगाया या वसूला नहीं जा सकता है। आर्टिकल 265 में है। यानी 265 कब है, 264 के बाद ही है 65, यानी 64 से 91 तक। अर्थात भारत में यदि कोई कर लगाना है तो उसे सांसद द्वारा कानून पारित करके ही लगाया जा सकता है। यदि भारत में कोई भी कर लगाया है तो सांसद द्वारा पारित होना चाहिए, तभी वो कर लग सकता है। मात्र कार्यपालिका के आदेश से कोई कर लगाया या वसूला नहीं जा सकता है। कर लगाने वाली विधि तार्किक तथा निष्पक्ष होनी चाहिए। कोई भी कर लगाने वाली विधि है तार्किक है, क्यों लगाया जा रहा है, एवं निष्पक्ष यानी हर एक पे लगना चाहिए कि किसी को भेदभाव नहीं होना चाहिए उसमें। यदि इस प्रकार की कोई विधि संविधान के मूल ढांचों का उल्लंघन करती है तो उसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। यदि इस प्रकार की कोई भी विधि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करती है तो संविधान द्वारा न्यायालय में शून्य घोषित कर दिया जा सकता है। संचित निधि तथा लोक लेखा 266। अब देखिए 266 भी 64 से 91 के अंदर का ही है। 266 संघ और राज्यों के संचित निधि तथा लोक लेखा के संबंध में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत सरकार द्वारा
लिए गए सभी उधार यानी ऋण इस संचित निधि का भाग होंगे। ऋण इस संचित निधि का भाग होंगे। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा यदि देश या अन्य ही राज्य सरकार को ऋण दिया जाता है तो उस ऋण पर प्राप्त होने वाला ब्याज भी भारत को संचित निधि का भाग होगा। इन उधारों के अलावा भारत सरकार द्वारा वसूला जाने वाला राजस्व, कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपदा शुल्क भी इस निधि में जमा किया जाएगा। इस प्रकार मोटे तौर पर भारत सरकार द्वारा लिया गया कोई ऋण, ब्याज तथा वसूला गया राजस्व संचित निधि का भाग हुआ। यानी इस प्रकार मोटे तौर पर भारत सरकार द्वारा कोई ऋण वसूला गया, ब्याज वसूला जाएगा, राजस्व वसूला जाएगा तो संचित निधि का भाग होगा। ठीक है। इन आधारों के अलावा फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। भारत सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कोई भी राजस्व है, कर है, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपदा शुल्क, इस तरह का जो भी है निधि में जमा किया जाएगा। ठीक है, संचित निधि का भाग होगा। इस प्रकार मोटे तौर पर कह सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा कोई भी ऋण वसूला जाएगा, ब्याज वसूला जाएगा, कोई भी राजस्व वसूला जाएगा, ये सब राजस्व ही तो है, वो संचित निधि का भाग होगा। तो याद कर लीजिए, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपदा शुल्क, ये संचित निधि का भाग है। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आय शुल्क, संपदा शुल्क, ये सब संचित निधि का भाग है। भारत सरकार की अनुमति के बिना संचित निधि से कोई धन निकाल नहीं सकता है। यानी जब तक भारत सरकार कहेगा नहीं तब तक कोई भी धन संपत्ति निकाल नहीं सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 भी 264 से 91 के बीच में ही आता है। फिर से प्रत्येक राज्य के लिए भी इस प्रकार संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड की व्यवस्था करता है। भारत सरकार अपनी विधायिका की अनुमति से ही उस संचित निधि के धन से निकाल सकती है। भारत सरकार अपनी विधायिका की अनुमति से ही उस संचित निधि से धन निकाल सकती है। अनुच्छेद 266(2) भारत सरकार के लिए तथा प्रत्येक राज्य की सरकार के लिए अलग अलग लोक लेखा पब्लिक अकाउंट की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 266 के खंड 2 के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्राप्त ऐसा सार्वजनिक धन जो संचित निधि का भाग नहीं है उसे भारत के लोक लेखा में जमा किया जाएगा। राज्यों के संबंध में भी यही व्यवस्था लागू होती है। अनुच्छेद 266 के खंड 2 में भारत के अन्य सभी सार्वजनिक धन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे तात्पर्य है कि इससे संचित निधि में जमा होने वाला धन शामिल नहीं है। यानी 266 खंड 2 में भारत के अन्य सभी सार्वजनिक धन शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे तात्पर्य है कि इसमें संचित निधि में जमा होने वाला धन शामिल नहीं है। तो क्या शामिल है? सार्वजनिक धन में भविष्य निधि जमा पीएफ, न्यायिक जमा जेडी, जुडिशियरी डिपॉजिट, बचत सेविंग, बैंक जमा बैंक डिपॉजिट, विभागीय जमा डिपार्टमेंट डिपॉजिट। लोक लेखा में जमा धन को निकालने के लिए सांसद या राज्य विधानमंडल की अनुमति नहीं होती है। लोक लेखा में जमा धन को निकालने के लिए सांसद या राज्य विधानमंडल की अनुमति नहीं होती है। इस खाते में जमा धन को कार्यपालिकीय प्रक्रिया द्वारा विनियमित किया जाता है। अर्थात धन केंद्र सरकार एवं राज्यों में राज्य की सरकार के अधीन रहता है। अर्थात यह जो धन है केंद्र सरकार एवं राज्यों में राज्य सरकार के अधीन होता है। या तो केंद्र सरकार या तो राज्य में है तो राज्य सरकार के अधीन होगा। इस खाते में जमा धन को कार्यपालिकीय प्रक्रिया द्वारा विनियमित किया जाता है। कार्यपालिकीय प्रक्रिया ऐसे नहीं। अब आते हैं आकस्मिकता निधि, कॉन्टीजेंसी फंड। आकस्मिकता निधि क्या है? संविधान का अनुच्छेद 267 यानी 267 फिर से 64 से 91 के अंदर का ही है। केंद्र और प्रत्येक राज्य के लिए आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। यानी हर एक राज्य में अपना अपना आकस्मिकता फंड होगा, यानी कॉन्टीजेंसी फंड होगा। आर्टिकल 267 कहता है केंद्र और प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि अलग अलग होती है। केंद्र और राज्य की आकस्मिकता निधि अलग अलग होती है। दरअसल संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड से धन निकालने के लिए केंद्र सरकार को सांसद की अनुमति लेनी होती है। सांसद द्वारा अनुमति देने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए कुछ समय लग जाता है, किंतु कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि भारत सरकार को अचानक से कुछ धन की आवश्यकता हो जाती है।
कुछ धन की आवश्यकता हो जाती है। ऐसे में सांसद की अनुमति की प्रतीक्षा करना कठिन होता है। ऐसे में क्या होता है कि सांसद की अनुमति का प्रतीक्षा करना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे में सांसद की अनुमति की प्रतीक्षा करना कठिन होता है। इस स्थिति से निपटने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि की व्यवस्था करता है। आकस्मिक निधि सांसद के बजाय सरकार के अधीन होती है। आकस्मिक निधि जो है सांसद के बजाय सरकार के अधीन होती है। आकस्मिक निधि जो है सांसद को नहीं बल्कि सरकार के अधीन होती है। जो सरकार है उसी का होगा। भारत सरकार इस निधि के से कभी धन निकाल सकती है। भारत सरकार जब चाहे जब धन निकाल सकती है। इससे आकस्मिक फंड से, कॉन्टीजेंसी फंड से भारत सरकार जब चाहे धन निकाल सकती है। ऐसे संसद की अनुमति की प्रतीक्षा करना कठिन होता है। इसी चीज़ से निपटने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि की व्यवस्था करता है। आकस्मिक निधि सांसद के बजाय सरकार की होती है। भारत सरकार इस निधि से कभी भी धन निकाल सकती है। यह निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है, अर्थात सरकार कोई इस निधि से धन निकालने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी आवश्यक होती है। हालांकि भारत में संसदीय व्यवस्था होने के कारण यह पूर्वानुमति औपचारिक होती है। संसद द्वारा भारत की आकस्मिक निधि का गठन 1950 में किया जाता है। इस हेतु संसद ने भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 पारित किया। यह एक ऐसी निधि है जिसमें संसद द्वारा पारित कानूनों द्वारा समय समय पर धन जमा किया जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच करों का वितरण। 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 केंद्र और राज्यों के बीच करों का वितरण क्या है? आर्टिकल 268 केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण की व्यवस्था करता है। यानी 268 है वो केंद्र और राज्य के बीच जो टैक्स होगा उसको वितरण करने की व्यवस्था करता है। दरअसल राज्य सूची के विषयों पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को है। राज्य सूची पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को है। संघ सूची पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। और समवर्ती सूची पर दोनों को ही लगा सकते हैं। समवर्ती सूची पर में दोनों पक्ष लगा सकते हैं, किंतु समवर्ती सूची में बहुत ही कम विषय हैं। समवर्ती सूची पर दोनों लगा सकते हैं, केंद्र सरकार भी लगा सकते हैं, राज्य सरकार भी लगा सकते हैं, लेकिन समवर्ती सूची में क्या है? कम विषय है। ठीक है, समवर्ती सूची में कम विषय है। राज्य सूची के विषय पर लगाए गए कर से वसूला धन को राज्य अपने पास रखता है। राज्य सूची में राज्य सरकार कर लगाएगा, वह धन अपने पास रखेगा, जबकि संघ सूची के संबंध में यह व्यवस्था नहीं है। सभी करों से प्राप्त धन को केंद्र के पास रख ले। ऐसा नहीं है, यदि संघ सूची पर केंद्र सरकार टैक्स लगा रहा है तो सब केंद्र सरकार नहीं रहेगा, कुछ राज्य सरकार को भी देगा। संघ सूची के कुछ विषयों के संबंध में यह प्रावधान है कि इन पर केंद्र कर लगाएगा, किंतु कर की वसूली से जो धन राशि प्राप्त होगी उस पूरी राशि या कुछ हिस्से को राज्य में बांट देगा। यानी जो भी संघ सूची पर केंद्र सरकार टैक्स लगाएगा, संघ सूची पर जो भी होगा केंद्र सरकार टैक्स लगाएगा, उस टैक्स को राज्यों में ही बांटा जाएगा और केंद्र सरकार को ही बांटा जाएगा। वही संघीय सूची संविधान में उन संघीय करों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो केंद्र द्वारा लगाए जाएंगे, किंतु उनमें वसूली गई राशि को राज्यों में बांट दी जाएगी। यानी संघ सूची पर एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। संघ सूची पर केंद्र सरकार लगाएगा, लेकिन केवल केंद्र सरकार ही उस टैक्स को नहीं रखेगा, राज्यों में बांटेगा। समवर्ती सूची पर दोनों कोई टैक्स लगा सकते हैं और दोनों कोई कर को रखेंगे। राज्य सूची में केवल राज्य सरकार टैक्स लगाएगा और राज्य ही पैसा रखेगा। ठीक है, अनुच्छेद 268 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी संघ सूची का विषय। स्टाम्प ड्यूटी याद रखना इसको, स्टाम्प ड्यूटी संघ सूची का विषय है, जो भारत सरकार द्वारा लगाई जाती है, किंतु इसकी वसूली राज्य सरकार द्वारा की जाती है और राज्य की इस धन का इस्तेमाल करती है। यानी स्टाम्प ड्यूटी पर संघ सूची है, संघ सूची का विषय है। टैक्स लगाता है भारत सरकार, किंतु इसकी वसूली राज्य सरकार द्वारा टैक्स लगाएगा भारत सरकार, स्टाम्प ड्यूटी पे वसूली राज्य सरकार करेगा और इस धन को राज्य सरकार इस्तेमाल करेगा। इस प्रकार स्टाम्प ड्यूटी संघ सूची का विषय है। इसे लगाने का अधिकार तो केंद्र को है, किंतु वसूलने तथा खर्च करने का अधिकार राज्य को है। समझ लीजिए, स्टाम्प ड्यूटी ऐसा कर है जो आर्टिकल 268 में कहा गया है कि संघ सूची का विषय स्टाम्प ड्यूटी,
टैक्स कौन लगाएगा? केंद्र सरकार। इस्तेमाल कौन करेगा? राज्य सरकार। वसूलेगा कौन? राज्य सरकार। इसी प्रकार संविधान के कुछ ऐसे करों का भी उल्लेख है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाएंगे, वसूले भी केंद्र सरकार द्वारा ही जाएंगे, किंतु उन्हें राज्यों को सौंप दिया जाएगा। ठीक है। स्टाम्प ड्यूटी 268 का विषय है। आर्टिकल 268 में है स्टाम्प ड्यूटी। ये कहा गया है कि संघ सूची का विषय है। टैक्स केंद्र सरकार लगाएगा, वसूलेगा राज्य सरकार, और खर्चा भी राज्य ही सरकार करेगा, न कि केंद्र सरकार। ठीक है, समझ में आ गया? याद हो, उम्मीद करते हैं कि याद होता चला जा रहा होगा। अनुच्छेद 269 के अनुसार वस्तुओं के क्रय विक्रय तथा वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने तथा केंद्र सरकार लगाएगी। यानी 269 जो है, वस्तुओं के क्रय विक्रय तथा वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर केंद्र सरकार टैक्स लगाएगी, उन्हें वसूलेगी, किंतु बाद में उस धन को राज्य सरकार को सौंप देगी। यानी 269 जो है, 269 में कोई भी वस्तु चीज खरीदे, बेचे, ठीक है, और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा तो उसका टैक्स लगाएगा केंद्र सरकार तथा उन्हें वसूलेगी केंद्र सरकार, किंतु वसूल करके राज्य सरकार को सौंप देगी। ठीक है, फिर से एक बार, आर्टिकल 269 में कोई भी वस्तु खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, तो उसका टैक्स वसूलेगा कौन? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार टैक्स वसूलेगा, लेकिन सौंप देगा किसको? राज्य सरकार को। राज्यों को सौंपे जाने वाले इस प्रकार के करों के वितरण की व्यवस्था क्या होगी? इसका निर्धारण भारत की संसद करेगी। राज्यों को सौंपे जाने वाले इस प्रकार के करों का वितरण, यानी इस प्रकार जो राज्य को सौंपेगा कुछ तो रखेगा, काहे कि वो वसूल रहा है, उसका निर्धारण कर रहा है, तो कुछ तो रखेगा ना। इसका निर्धारण कौन करेगा? तो सांसद करेगा। आर्टिकल 269 के अनुसार अंतर्राज्यीय व्यापार में राज्यों को सौंप दिए जाने वाले करों के वितरण की व्यवस्था क्या होगी? इसका निर्धारण भारत की संसद करेगी। ठीक है। 269 में अंतर्राज्यीय व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी केंद्र सरकार लगाएगी और वसूली करेगी। यानी जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उन पर जीएसटी केंद्र सरकार लगाएगी, वसूलेगी केंद्र सरकार, किंतु वसूली गई राशि को केंद्र सरकार और राज्यों में बांट दिया जाएगा जीएसटी के रूप में। फिर से एक बार, 269 में जीएसटी है ए में, और जीएसटी अंतर्राष्ट्रीय जो है केंद्र सरकार उस पर टैक्स लगाएगी, केंद्र सरकार वसूलेगी और राज्यों के साथ बांट देगी। ऐसे धन का वितरण किस प्रकार किया जाएगा? इसका निर्धारण जीएसटी काउंसिल द्वारा किया जाएगा। ऐसे जो टैक्स है, धन है, इसका निर्धारण जीएसटी काउंसिल करेगा किस तरह से करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि याद होता चला जा रहा होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर केंद्र द्वारा वसूली की गई जीएसटी, जिसे बाद में राज्यों को सौंप दिया जाएगा, वह राज्य की संचित निधि का भाग नहीं है। वह राज्य की संचित निधि का भाग नहीं है। राज्य को सौंप दिया लेकिन संचित निधि का भाग नहीं है। अर्थात ऐसी धनराशि लोक लेखा का भाग होगी। ऐसी धनराशि लोक लेखा का भाग होगी, न कि संचित निधि का, जिस पर राज्य सरकार का नियंत्रण रहेगा और उसे खर्च करने के बजाय राज्य विधानमंडल की मंजूरी की आवश्यकता होगी। आर्टिकल 270 के अनुसार संघ सूची के विषय सभी कर संसद द्वारा बनाई गई कानून के अधीन केंद्र द्वारा लगाए और वसूले जाएंगे और वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को वितरण कर दिए जाएंगे। यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार के करों की सारी धनराशि राज्यों को ही सौंप दी जाएगी। आर्टिकल अब 270 देखिए, 270 भी 64 से 91 के अंदर है। ठीक है, 70 के अनुसार क्या है? संघ सूची के से सभी कर संसद द्वारा बनाई गई कानून के अधीन केंद्र द्वारा लगाया जाएगा, वसूले भी जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा। वित्त आयोग की सिफारिशें के आधार पर राज्यों को वितरित किया जाएगा। और 270 में जो है, वित्त आयोग के सिफारिश पर वसूला जाएगा, वितरित किया जाएगा। वित्त आयोग के सिफारिश पर वितरित किया जाएगा। 270 कहता है कि जो संघ सूची के शेष बच गया उस पर केंद्र सरकार टैक्स लगाएगा, केंद्र सरकार वसूलेगा, और यदि बांटना होगा तो वित्तीय आयोग की सिफारिश पर बांटेगा। यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार करो कि सारी धनराशि राज्यों को ही सौंप दी जाएगी। यह भी आवश्यक नहीं है कि सारी धनराशि राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। इसकी निर्धारण वित्त आयोग की सिफारिशें के आधार पर किया जाएगा। यानी वित्त आयोग जिस तरह से कहेगा उसी तरह से किया जाएगा कि सारी धनराशि राज्यों को वितरित कर दी जाएगी या
उसमें एक निश्चित हिस्सा केंद्र सरकार को दिया जाएगा। एक निश्चित फिक्स कि आप केंद्र सरकार है, आप इतना लीजिए, बाद बाकी इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इस अनुच्छेद के तहत 270 के संबंध में केंद्र को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। केंद्र को क्या है? व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, क्योंकि संघ सूची में शामिल विषयों को संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। संघ सूची में शामिल विषय जो हैं अपेक्षाकृत संख्या में अधिक है। इन पर केंद्र सरकार कर लगाने और वसूलने का अधिकार प्राप्त है, और संघ सूची पर केंद्र सरकार को कर लगाने या वसूलने का जिम्मा प्राप्त है। हालांकि यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि केंद्र द्वारा इस प्रकार वसूली की गई राशि को राज्यों में बांटा जाएगा, किंतु ऐसा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा। ऐसा वित्त आयोग कहेगा तो ही किया जाएगा। 270 वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति अर्थात केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति और केंद्र सरकार। तो वित्त आयोग किसका बात सुनेगा? केंद्र सरकार का बात सुनेगा, क्या कि बना उन लोग रहा है। अतः केंद्र सरकार के वित्त आयोग की कार्यप्रणाली में प्रभावी भूमिका रहती है। केंद्र सरकार के वित्त आयोग की कार्यप्रणाली की प्रभावी भूमिका रहती है। केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा संविधान में यह निश्चित नहीं है कि संघ सूची के बाकी विषयों में केंद्र द्वारा वसूली गई राशि का कितना हिस्सा केंद्र स्वयं रखेगा, कितना हिस्सा राज्यों में बांटा जाएगा, कितना हिस्सा केंद्र सरकार स्वयं रखेगा, कितना हिस्सा राज्यों में बांटा जाएगा। अतः यह भी संभावना बनी रहती है कि वित्त आयोग केंद्र सरकार के हितों के अनुकूल अपनी सिफारिश दे। इस प्रकार अनुच्छेद 270 वित्तीय संबंधों के राज्यों की तुलना में केंद्र को एक पक्षीय शक्तियां प्रदान करता है, और यही अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों के तनाव का प्रमुख कारण है। 268 कोई विवाद है? पूरी तरह राज्य केंद्र। 269 संसद राज्यों को हिस्सा देगी। जीएसटी काउंसिल। अब इसमें क्या है? केंद्र को सरचार्ज लगाने का अधिकार। केंद्र को क्या है? सरचार्ज लगाने का भी अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 271 सांसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर कर के अलावा कुछ अतिरिक्त सरचार्ज लगा सकता है। यह सरचार्ज जीएसटी के अतिरिक्त होगा। राज्यों के इस सरचार्ज का वितरण नहीं किया जाएगा एवं सरचार्ज के माध्यम से वसूली की गई पूरी धनराशि भारत को सिंचित का भाग नहीं होगा। यह केंद्र सरकार के राज्यों की तुलना में अतिरिक्त धन प्राप्त करने की व्यवस्था करता है। हालांकि राज्य की इस सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर सरचार्ज लगा सकते हैं, किंतु एक तो राज्य सरकार के विषयों की संख्या बहुत कम है, और दूसरा ऐसा सरचार्ज सिर्फ उन्हीं विषयों पर लगाया जा सकता है जो विषय जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस प्रकार राज्यों के पास सरचार्ज लगाने के लिए बहुत कम विषय बचते हैं और अतिरिक्त आय का कोई विकल्प शेष नहीं रहता है, यानी उसके अतिरिक्त आय का और कोई विकल्प नहीं रहता है। इस प्रकार राज्यों के पास सरचार्ज लगाने के लिए बहुत कम विषय बचते हैं और अतिरिक्त आय पर कोई विकल्प शेष नहीं रहता है। इस प्रकार राज्यों के पास सरचार्ज लगाने के लिए बहुत कम विषय बचते हैं और अतिरिक्त ये तो रिपीट ही बात है दोनों कोई। केंद्र और राज्यों के अनुदान। केंद्र और राज्यों का अनुदान क्या है? तो केंद्र और राज्यों का अनुदान अतिरिक्त 273 के द्वारा कुछ राज्यों को अनुदान एक प्रकार की सहायता राशि है, प्रदान की जाने वाली व्यवस्था है। यानी जो 273 है, ठीक है, अनुच्छेद 273 के अनुसार जूट एवं जूट उत्पादों के निर्यात से प्राप्त होने वाली ड्यूटी शुल्क को केंद्र सरकार प्राप्त करेगी, किंतु जूट राज्य सूची के संबंध में कृषि का एक भाग है। ऐसे में जूट के निर्यात पर प्राप्त होने वाली धनराशि पर राज्यों का हिस्सा बनता है, किंतु भारत में व्यवस्था है कि उत्पाद के निर्यात पर लगने वाला शुल्क की वसूली केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। यानी जो भी उत्पाद पर निर्यात पर टैक्स लगेगा उसकी वसूली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। अतः जूट की निर्यात पर लगने वाले शुल्क से जो आय प्राप्त होती है वह केंद्र सरकार को प्राप्त होती है। अतः इस संबंध में आदर्श व्यवस्था यह हो सकती है कि जूट के निर्यात पर शुल्क से जो धनराशि प्राप्त होती है
केंद्र सरकार द्वारा वह भारत की जूट उत्पादक राज्यों के वितरित की जा सकती है। यानी केंद्र सरकार और राज्यों का अनुदान कैसा है, तो आर्टिकल 273 में यह कहा गया है कि यह कुछ राज्यों को अनुदान के रूप में दिया जाता है, एक सहायता राशि, जैसे नहीं कुछ भिखमंगा को देता है कि लो तुम्हारे 500 रुपया सहायता राशि हो गया, इस तरह से। आर्टिकल 273 में क्या कहा गया है कि जूट एवं जूट उत्पादों के निर्यात से प्राप्त होने वाली ड्यूटी शुल्क केंद्र सरकार को प्राप्त होगी। यानी जो भी जूट होगा, जूट उत्पाद होगा, उससे जो निर्यात होगा, उससे जो ड्यूटी शुल्क आएगा वो केंद्र सरकार प्राप्त करेगा। ठीक है, आर्टिकल 273 में यह कहा गया है कि जूट और जूट उत्पादों का निर्यात से प्राप्त होने वाली ड्यूटी शुल्क केंद्र सरकार प्राप्त करेगी। किंतु जूट राज्य सूची के अंतर्गत कृषि का एक भाग है। जूट क्या है? जूट कृषि का एक भाग है, लेकिन जूट से जो भी ड्यूटी लगेगा केंद्र सरकार वसूलेगा। भारत जूट का एक बड़ा निर्यातक देश है, और भारत क्या है? जूट का एक बड़ा निर्यातक देश है। ऐसे में जूट के निर्यात पर प्राप्त होने वाली धनराशि पर राज्यों का हिस्सा बनता है। अब बताइए, ऐसा जो जूट है राज्य सूची का विषय है, केंद्र सरकार वसूलेगी, अब राज्य सरकार को नहीं देगी, तो झगड़ा होगा ना। किंतु भारत में व्यवस्था है कि उत्पाद के निर्यात पर लगने वाले शुल्क की वसूली केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। अतः जूट की निर्यात करने वाले शुल्क से जो आय प्राप्त होती है वह केंद्र सरकार को प्राप्त होती है। इस संबंध में आदर्श व्यवस्था यह हो सकती है कि जूट से निर्यात के लिए शुल्क एवं जो धनराशि प्राप्त होती है केंद्र सरकार द्वारा वह भारत के जूट उत्पादों को वितरित की जा सकती है। यानी इस संबंध में यह कह सकते हैं कि आदर्श व्यवस्था यह हो सकती है कि जो जूट के निर्यात पर शुल्क से जो धनराशि प्राप्त होती है, जूट का जो निर्यात से जो धनराशि प्राप्त होती है, केंद्र सरकार वह भारत के जूट राज्यों को वितरित कर देती है। यानी जो भी वहाँ जूट राज्य हैं, जहाँ जहाँ से जूट जाता है उनको वितरित कर दिया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 273 ही यह प्रदान करता है कि जूट के निर्यात पर शुल्क से प्राप्त होने वाली धनराशि जूट उत्पादक राज्यों को वितरित नहीं की जाएगी, बल्कि एक केंद्र इन राज्यों को यह धनराशि अनुदान के रूप में देगा। अनुदान के रूप में देगा, जो जूट राज्य हो उसको वितरित नहीं करेगा, कहेगा कि लो इतना है तुम्हारा। चूंकि केंद्र द्वारा राज्यों को कितना अनुदान दिया जाएगा, केंद्र द्वारा राज्यों को कितना अनुदान दिया जाएगा, इसका निर्धारण का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। यानी कितना देगा उसकी मर्जी पे है। जैसे अभी बोले ना कि राजा के पास भिखारी चला गया, तो भिखारी हो गया राज्य और राजा हो गया केंद्र सरकार। अब राजा भिखारी को चाहे जितना मर्जी दे दे खुश होकर के। ठीक है, तो खुश होकर कैसे देगा? जब दोनों से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक ही पार्टियां हों तो खुश होकर के देगा, जाओ ले जाओ धन संबंधी पूरा दम, है ना। तब जो अदर पार्टी वाले राज्य होंगे कहेंगे हमें तो नहीं मिल रहा है, अब उनको पेट में दर्द होगा, मिर्ची लगेगा, भैया ये तो हमको नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई तुम तो सतोले हो ना। उसी तरह व्यवहार किया जाता है जिस तरह एक जैसे होता है ना, तो जो यदि पार्टियां केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में दोनों सेम होगी वो आसानी से मिल जाएगा, अनुदान थोड़ा सा बढ़ाइए करके मिल जाएगा। लेकिन यहाँ यदि पार्टी अलग अलग होगा तो कम ज़्यादा मिलेगा। अब वो लोग कहेगा कि अरे हमको तो कम मिल रहा है, हम इतना बड़ा राज्य है। ठीक है, आर्टिकल 273 जूट उत्पादक राज्यों को जूट के निर्यात पर लगने वाले शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को अनुदान के रूप में प्रदान किए जाने की व्यवस्था करता है। इन राज्यों की आपत्ति है कि जूट के निर्यात शुल्क से प्राप्त होने वाले धन पर उनका अधिकार बनता है, किंतु केंद्र सरकार उस राशि को वितरित करने के बजाय अनुदान के रूप में प्रदान करता है। साथ ही इन राज्यों को यह भी आपत्ति है कि केंद्र जूट के निर्यात शुल्क से मिलने वाली धनराशि का बहुत कम हिस्सा अनुदान के रूप में देता है, जबकि एक बड़ा भाग केंद्र अपने पास रख लेता है। यानी ज़्यादा अपने पास रखेगा, कम राज्य सरकार को देगा। इसके साथ ही 273 यह भी कहता है कि जूट के निर्यात शुल्क से प्राप्त धन कितना हिस्सा जूट उत्पादक राज्यों को दिया जाएगा, इसका निर्धारण वित्त आयोग द्वारा किया जाता है, जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसकी सिफारिशें मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य नहीं है। यानी राष्ट्रपति और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के वित्त आयोग का गठन करते हैं, और फिर वित्त आयोग करेगा तो वित्त आयोग किसके पक्ष में करेगा? केंद्र सरकार के ही तो पक्ष में करेगा, क्योंकि केंद्र सरकार उसको बनाया है। आर्टिकल 273 यह भी व्यवस्था करता है कि जूट उत्पादक राज्यों को इस प्रकार का अनुदान संविधान लागू होने के 10 वर्ष तक ही मिलेगा। यानी जूट उत्पादक राज्यों को इस प्रकार का अनुदान
संविधान लागू होने के 10 वर्ष तक ही मिलेगा, जिसे सांसद समय समय पर 10-10 वर्षों के लिए विस्तारित करती रही है। यानी उसको 10-10 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। ऐसे मतलब है 10 साल। जैसे कैसे कोई भी चुनाव होता है, लगभग एमएलए का चुनाव है तो 5 साल, फिर से अगला चुनाव करवाया जाएगा, कौन होगा वहाँ का। इस प्रकार जूट राज्यों को जूट के निर्यात शुल्क से प्राप्त होने वाली धनराशि का अनुदान के रूप में दिया जाना एक अस्थायी व्यवस्था है, जिसे सांसद द्वारा कभी भी समाप्त किया जा सकता है। विशेषकर ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के लिए यह कदम उठाना और भी सरल हो जाता है जब ये सांसद अपने स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो। अतः इस संबंध में जूट उत्पादक राज्य खुलकर अपनी आपत्तियों केंद्र सरकार के समक्ष नहीं रख पाते हैं। अतः इस संबंध में जूट उत्पादक राज्य खुलकर अपनी आपत्तियों केंद्र सरकार के समक्ष नहीं रख पाते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 273 वित्तीय संबंधों के मामले में केंद्र को अधिक मजबूती स्थिति प्रदान करता है तथा शक्ति संतुलन की व्यवस्था के केंद्र के पक्ष में झुका देता है। आर्टिकल 275। अब देखिए केंद्रीय अनुदान क्या है। राज्यों के लिए केंद्रीय अनुदान की व्यवस्था करता है। 275 जो है केंद्रीय अनुदान की बात करता है। 273 में जूट के संबंध में बताया गया है केंद्र सरकार उन राज्यों को बांट देगा, अनुदान देगा, सहायता देगा, ये नहीं कि वितरित करेगा। आर्टिकल 275 राज्यों के लिए केंद्रीय अनुदान की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 275 के अनुसार संसद समय समय पर राज्यों के लिए पारित की संचित निधि के अनुदान से दे सकती है, यदि यह संसद की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस राज्य को अनुदान दे और कितना अनुदान दे। यानी संसद पर निर्भर करेगा कि किस राज्य को अनुदान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, किसको कितना देना चाहिए। उदाहरण के लिए बिहार में बाढ़ आने पर केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान, इसके अलावा जैसे मान लेते हैं बिहार में बाढ़ आ गया तो केंद्र सरकार अनुदान देगा, चलिए इसको सहयोग कर देते हैं, ठीक है। असम सरकार है तो उसको दिया जाएगा, इस टाइप से। इसके अलावा 275 के तहत संसद अनुसूचित जातियां और जनजातियों क्षेत्रों के कल्याण के लिए भी अनुदान जारी कर सकती है, लेकिन इस अनुदान प्रकार के दान केंद्र के अनुसार राज्य खर्च करती है। यानी जितना केंद्र कहेगा उसके अनुसार राज्य खर्च करेगा। का क्या, चलो हिसाब बताओ। इस अनुदान के पीछे यह आधार है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करना केंद्र सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदान मुख्यतः वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को दिए जाते हैं। अनुच्छेद 275 के अलावा अनुच्छेद 282 में भी केंद्र राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों की व्यवस्था करता है। 275 में तो अनुदान है ही, 282 में भी अनुदान है, और दोनों में अनुदान की व्याख्या करता है राज्यों को। यह अनुदान भी केंद्र के विवेक पर निर्भर करता है कि कितना अनुदान दिया जाए। अनुच्छेद 282 में केंद्र और राज्यों को लोक प्रायोजन अर्थात लोक कल्याण के किसी विषय के अनुदान जारी कर सकता है। इस राज्य अपने अनुसार खर्च करेगा। कोई राज्यों का आरोप है केंद्र सरकार 275 के अनुसार उन्हें अधिक अनुदान देता है 285 की तुलना में। यानी कोई कहता है कि 275 में ज़्यादा अनुदान दिया जाता है 285 की तुलना में। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार किसी भी राज्य को अस्पतालों या शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए अनुदान दे सकती है। यानी केंद्र सरकार है, कोई भी राज्य को अस्पताल बनाना है, शिक्षा व्यवस्था बनाना है, मेडिकल कॉलेज बनाना है, इस टाइप का यूनिवर्सिटी बनाना है तो अनुदान देगी। वस्तुतः अनुच्छेद 282 के अंतर्गत केंद्र द्वारा राज्यों के दिए जाने वाले इस अनुदान के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? योजनागत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्यों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना। योजनागत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्यों को आर्थिक सहायता प्राप्त करवाना। केंद्र सरकार द्वारा लागू किसी योजना का उस राज्य में बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। यानी केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजना लागू किया गया उसको बेहतर क्रियान्वयन कीजिए, ठीक है। वस्तुतः 282 में क्या है अंतर्गत राज्यों को प्राप्त होने वाला अनुदान राज्यों को प्राप्त होने वाली सहायता का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। इसलिए इस अनुच्छेद के तहत केंद्र को प्राप्त विशेष शक्ति के केंद्र तथा राज्य वित्तीय संबंधों में तनाव का एक प्रमुख कारण है। दरअसल राज्यों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि केंद्र द्वारा राजनीतिक आधारों पर राज्यों को अनुदान दिया जाता है। यूं
केंद्र से भिन्न राजनीतिक दल वाली राज्य सरकार के साथ भेदभाव किया जाता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अभी जो बता रहे थे ना कि यदि पार्टी सेम हो तो एकदम भरपूर दिया जाता है, और नहीं हो तो तुमको तो इतना नहीं मिलना चाहिए। उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को अधिक अनुदान प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश का है कि सरकार दोनों सेम ही है और वहाँ अलग अलग है। इसके अलावा राज्य यह भी आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य में चुनाव के उस राज्य की अपेक्षाकृत अधिक अनुदान देती है ताकि राज्य की जनता को केंद्र में सत्तारूढ़ दल के प्रति आकर्षित किया जा सके। यानी केंद्र सरकार जो भी है राज्यों में चुनाव हो रहा है तो उसके अनुदान के अधिक दे देती है कि मेरा पार्टी है बीजेपी का, केंद्र में बीजेपी का, तो मतलब वहाँ के लोग आकर्षित होकर नहीं बीजेपी को जिताना है या कांग्रेस को जिताना है जो केंद्र में रहेगी। वस्तुतः संविधान निर्माताओं के अनुच्छेद 282 को लोक कल्याणकारी एवं सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण से भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है, किंतु विगत वर्षों के अनुभव दर्शाते हैं कि अनुच्छेद 282 केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय तनाव उत्पन्न करने का प्रमुख कारण रहा है। राज्यों के वित्तीय हितों को सुरक्षित रखने का प्रावधान क्या है? राज्यों को वित्तीय हितों को सुरक्षित रखने का प्रावधान क्या है? तो अनुच्छेद 274 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों को वित्तीय हितों को प्रभावित करने वाला विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्यों के वित्तीय हितों से तात्पर्य है कि ऐसा कोई विधेयक जो संघीय सूची के विषयों से संबंधित हो, केंद्र द्वारा लगाया गया कुछ हिस्सा राज्यों को मिलता है, यानी जो केंद्र लगाता है वो मतलब हिस्सा कुछ राज्यों को मिलता है। जैसे स्टाम्प शुल्क के बारे में अभी बता रहे थे, स्टाम्प ड्यूटी, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बात सही है कि स्टाम्प ड्यूटी केंद्र सरकार लगाता है, केंद्र सरकार उसको वसूलता है, लेकिन राज्य सरकार को सौंप देता है, खर्च भी राज्य सरकार करता है। आर्टिकल कितना में है ये कमेंट कीजिएगा। इस प्रकार 274 यदि राज्यों को वित्तीय हितों की सुरक्षित रखने के लिए विकल्प प्रदान करता है। इस प्रकार अनुच्छेद 274 राज्यों के वित्तीय हितों को सुरक्षित रखने का एक विकल्प प्रदान करता है, किंतु अनुच्छेद 274 को दो अर्थों में समझना चाहिए। पहला, अनुच्छेद 274 का संबंध संघ सूची के विषयों से है जिन पर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है, संघ सूची के विषय पर है। अतः यह अनुच्छेद अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र को यह अधिकार प्रदान करता है कि संघ सूची विषयों पर राज्य को मिलने वाली कर की राशि को समाप्त अथवा संशोधित किया जा सकता है, यानी जो भी राज्य सरकार को मिलेगा उसको या तो समाप्त या तो संशोधित कर सकते हैं। दूसरा, भारत में संसदीय व्यवस्था होने के कारण इस प्रकार के विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति मात्र औपचारिक रह जाती है। केंद्र में स्पष्ट बहुमत वाली सरकार न केवल सरलता से राष्ट्रपति को पूर्वानुमति ले सकती है, बल्कि संघीय करों में राज्यों को मिलने वाली हिस्सेदारी को आसानी से बदल भी सकती है, यानी आसानी से बदल भी सकता है क्योंकि सब कुछ उसके हाथ में है। केंद्र राज्य की संपत्ति को कर से छूट आर्टिकल 285 में यह बताया गया है कि केंद्र की संपत्ति की राज्य में कर की छूट प्रदान करता है, अर्थात राज्य केंद्रीय संपत्ति पर कोई कर नहीं लगा सकता है। राज्य जो है केंद्रीय संपत्ति पर कोई कर नहीं लगा सकता है, आर्टिकल 285 में है। केंद्र की संपत्ति की राज्य से कर छूट प्रदान करता है, यानी जो भी केंद्र की संपत्ति है राज्य सरकार उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा। आर्टिकल 289 में कहा जाता है कि राज्यों को इस प्रकार की छूट प्रदान करता है कि केंद्र की राज्यों के संबंध में ऐसा है कि कोई कर नहीं लगा सकता है। केंद्र एवं राज्यों एक दूसरे के संबंध में कोई टैक्स नहीं लगा सकता है 285 और 289 में ऐसा। और इसके बाद जो भी आगे ऋण लेने संबंधी प्रावधान होंगे, अनुच्छेद 360 होगा, वित्तीय आपात होगा, इसके बाद वाले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है।